अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नीचे बेल आइकन को जरूर दबाएं। सभी को नमस्कार। अभिमन्यु के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आपका फिर से स्वागत है। आज अपने 11th क्लास का महत्वपूर्ण टॉपिक सेल बायोलॉजी पर चर्चा करेंगे। हमारा टॉपिक है कोशिका जीवन की इकाई। इसको शुरू करने से पहले मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप अभिमन्यु के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने यार मित्रों को भी सब्सक्राइब करवाएं, क्योंकि आपका किया गया एक लाइक हमारे लिए मोटिवेशन का कार्य करता है। आपके द्वारा किए गए सब्सक्राइब हमारे को ऊर्जा प्रदान करते हैं। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कोशिका जीवन की इकाई, यूनिट ऑफ लाइफ। तो कोशिका जीवन की इकाई क्यों कहलाती है? तो कोशिका के बारे में हमें बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि प्रत्येक सजीव का जो शरीर है वो कोशिका एवं कोशिका उत्पादों से मिलकर के बना है। कोशिका हमारे शरीर की, प्रत्येक जीवधारी के शरीर की सबसे छोटी मूलभूत संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है, जिसमें स्वतः जनन की क्षमता होती है। कोशिका में आनुवंशिक लक्षणों को नियंत्रित करने वाला पदार्थ उपस्थित होता है, इसलिए ये आनुवंशिक इकाई को ग्रहण करके एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में भेजने का कार्य भी करती है। तो आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए, यूनिट 3 है 11th में, जो आपका एनसीईआरटी का जो सिलेबस जो इस साल पुनः लागू हो रहा है, उसमें यूनिट 3 है कोशिका जीवन की इकाई। इस यूनिट 3 के अंदर हम कोशिका की संरचना, कोशिका के प्रकार, कोशिका अंगों की संरचना, उसके कार्य, कोशिका विभाजन, इन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है कोशिका जीवन की इकाई, सबसे पहले हमें सेल बायोलॉजी या साइटोलॉजी के बारे में पढ़ना है। सेल बायोलॉजी क्या होती है? तो सेल बायोलॉजी विज्ञान या जीव विज्ञान की एक शाखा है, जिसके अंतर्गत कोशिका की संरचना, कोशिका का संगठन एवं कोशिका के कार्य का अध्ययन किया जाता है। उस शाखा को कोशिका विज्ञान या सेल बायोलॉजी या साइटोलॉजी के नाम से जाना जाता है। सेल बायोलॉजी, कोशिका विज्ञान जो है, ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण साइंस है। इसके अंतर्गत कोशिका की गहनता से स्टडी की जाती है और कोशिका में उपस्थित कोशिका अंगों के कार्य, उनकी उत्पत्ति, उन सभी के बारे में भी इसके अंतर्गत पढ़ा जाता है। तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कोशिका की संरचना, उसके संगठन तथा कार्य का अध्ययन किया जाता है, उसे कोशिका विज्ञान या सेल बायोलॉजी या साइटोलॉजी कहते हैं। यानी कोशिका विज्ञान को साइटोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। कोशिका क्या होती है? तो सजीवों के शरीर की आधारभूत या मूलभूत संरचनात्मक एवं क्रियात्मक सूक्ष्म इकाई, जिसमें स्वतः जनन की क्षमता पाई जाती है। अर्थात कोशिका के अंदर ये क्षमता होती है कि अपनी जैसी दूसरी कोशिका का निर्माण भी कर सकती है। तो कोशिका एक क्रियाशील और एक ऐसी सूक्ष्म इकाई जिसको नग्न आंखों से नहीं देख सकते, इसको सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ही देखा जा सकता है।
ये कोशिका पीढ़ी दर पीढ़ी जनक से संतति में जाती है और उस संतति के शरीर का निर्माण करती है। जैसे नर मानव के शुक्राणु और मादा मानव के अंडाणु कोशिका हैं, दोनों मिलकर के जायगोट बनाते हैं और जायगोट से भ्रूण बनता है और भ्रूण से नवजात शिशु का विकास होता है और उसका जन्म होता है। तो एक कोशिका के द्वारा संपूर्ण जीव का निर्माण कर दिया जाता है और ये कोशिकाएं जो होती है ये क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई कहलाती है। संरचनात्मक इकाई इसलिए कहते हैं कि हमारे शरीर का निर्माण करती है और क्रियात्मक इकाई इसलिए कहते हैं कि हमारे शरीर की समस्त जैविक क्रियाओं को संपन्न करने के लिए माध्यम प्रदान करती है, क्योंकि हमारे जीवन की समस्त जैव रासायनिक क्रियाएं कोशिकाओं में ही संपन्न होती है, इसलिए इन्हें क्रियात्मक इकाई या फंक्शनल यूनिट माना जाता है। कोशिका की खोज करने वाले वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक हैं। रॉबर्ट हुक ने अपने ही द्वारा बनाए गए माइक्रोस्कोप से 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज की और कोशिका की खोज करने के लिए इन्होंने कोरक के विच्छेदन को लिया और इन्होंने देखा कि कोरक के विच्छेदन से कि जिस प्रकार मधुमक्खी के जो छत्ते होते हैं, मधुमक्खी के जो छत्ते होते हैं वैसे प्रकोष्ठ दिखाई दिए। इन प्रकोष्ठों को इन्होंने सेलुला नाम दिया। प्रारंभ में कोशिका को सेलुला नाम देने का श्रेय रॉबर्ट हुक को ही जाता है, क्योंकि वो जो मधुमक्खी के जो छाते होते हैं उसमें जो रिक्त स्थान होते हैं, वो प्रकोष्ठ होते हैं, उन्हें सेलुला नाम दिया और वर्तमान में इसी सेलुला को सेल या कोशिका कहा जाता है। इन्होंने अपने द्वारा एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है माइक्रोग्राफिया। तो रॉबर्ट हुक के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम प्रतियोगी परीक्षा में पूछ सकते हैं। रॉबर्ट हुक के द्वारा अपने ही माइक्रोस्कोप से कोशिका को देखा, इस सभी का विवरण इन्होंने अपने ही पुस्तक में माइक्रोग्राफिया में जिक्र किया है। कोशिका विज्ञान के जनक फादर ऑफ साइटोलॉजी पूछे या सेल बायोलॉजी, फादर ऑफ सेल बायोलॉजी या साइटोलॉजी पूछे तो रॉबर्ट हुक को माना जाता है। रॉबर्ट हुक जो है वो फादर ऑफ साइटोलॉजी है, लेकिन आधुनिक कोशिका विज्ञान का जनक सीपी स्वानसन को कहा जाता है। भारतीय कोशिका विज्ञान के जनक ए.के. शर्मा है। कोशिका आणविक जीव विज्ञान के अंदर हैदराबाद में है। तो ध्यान दें, ये कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक है। इन महत्वपूर्ण टॉपिक को याद रखना है, जैसे कोशिका के खोजकर्ता कौन है, उसकी पुस्तक का नाम क्या है, कोशिका विज्ञान के जनक कौन है, आधुनिक कोशिका विज्ञान के जनक कौन है, ये भारतीय कोशिका विज्ञान के जनक कौन है। इनसे संबंधित प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। कोशिका विज्ञान से लगभग 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं और क्वेश्चनों की क्या भाषा होती है, क्या लेवल होता है, हम साथ साथ में पढ़ेंगे। अभी जो आपको तथ्य बताए जा रहे हैं ये जर्नल हैं। आपको इस लेवल पर इन सभी के बारे में जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि ये ही तथ्य प्रतियोगी परीक्षा में क्वेश्चन बन करके आ जाते हैं। तो इन सामान्य बातों को ध्यान में रखना चाहिए। तो देखिए, इसके अंदर सबसे पहले हम बात करें कि कोशिका शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। कोशिका की खोज तो रॉबर्ट हुक ने की थी, तो कोशिका शब्द का प्रयोग तो देखिए, रॉबर्ट हुक ने कोशिका के लिए सेलुला शब्द यूज किया था, सेलुला शब्द दिया था। और सेलुला शब्द का ये लैटिन भाषा का शब्द है सेलुला। सेलुला लैटिन भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है रिक्त स्थान या खाली स्थान। जो रिक्त स्थान होता है उसके लिए इसने सेलुला शब्द यूज किया था। और कोशिका शब्द या सेल शब्द देने का श्रेय भी रॉबर्ट हुक को ही है। बाद में इसे रॉबर्ट हुक ने कोशिका शब्द दिया। तो रॉबर्ट हुक के द्वारा ही कोशिका शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया। मर्त कोशिका की खोज करने का श्रेय तो देखो, रॉबर्ट हुक ने जो
बोतल के ऊपर जो ढक्कन के रूप में कोरक लगाए जाते हैं, उस कोरक को काट करके उसके अनुप्रस्थ काट का अध्ययन किया था और उस मर्त कोशिका की खोज करने का श्रेय रॉबर्ट हुक को ही जाता है। तो सबसे पहले जो खोजी गई कोशिका थी वो मर्त थी, डेड थी। तो मर्त कोशिका की खोज करने का श्रेय रॉबर्ट हुक को ही जाता है, इसलिए यहां पर आपका उत्तर रॉबर्ट हुक ही आएगा। अगला आता है जीवित कोशिका की खोज किसने की? तो जीवित कोशिका की खोज करने वाले वैज्ञानिक हैं एंटोनी वोन ल्यूवेनहोक। इस वैज्ञानिक ने सबसे पहले जीवित कोशिका को खोजा था। इसने अपने ही द्वारा बनाए गए माइक्रोस्कोप से अपने वीर्य में उपस्थित शुक्राणु कोशिका को देखा था, जीवाणु कोशिका को देखा, इन्होंने प्रोटोजोन्स को भी देखा। तो बहुत सारे ऐसे जीव हैं उनके बारे में इसने अध्ययन किया था। तो जंतु कोशिका की खोज करने का श्रेय भी ए.वी. ल्यूवेनहोक को ही जाता है, ल्यूवेनहोक को ही जाता है। सर्वप्रथम खोजी गई जंतु कोशिका, तो सर्वप्रथम खोजी गई जंतु कोशिका जीवाणु कोशिका। कोमा शुक्राणु कोशिका। और एक कोशिकीय शैवाल, यूनिसेलुलर जो शैवाल थे उनको इसमें खोजा था। एक कोशिकीय शैवाल ये था। कोशिका सिद्धांत के जनक, तो कोशिका सिद्धांत के जनक दो वैज्ञानिक हैं। एक तो है मैथियास स्लाइडेन एवं दूसरा है थियोडोर सवान। यानी स्लाइडेन और सवान ने 1838 और 1839 में कोशिका सिद्धांत दिया, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट भी है, इसके बारे में अभी चर्चा करेंगे। आधुनिक कोशिका सिद्धांत के जनक, तो आधुनिक कोशिका सिद्धांत के जो जनक हैं वो रुडोल्फ विर्चोव हैं। रुडोल्फ विर्चोव नामक जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने कोशिका सिद्धांत में सुधार करके पुनः प्रस्तुत किया था, इसलिए आधुनिक कोशिका सिद्धांत के जनक रुडोल्फ विर्चोव को माना जाता है। कोशिका सिद्धांत के अपवाद, तो कोशिका सिद्धांत के अपवाद जीवाणु, कोमा विषाणु, कोमा प्रियोन, कोमा आरबीसी जो हमारे रक्त में पाई जाती है, ये सभी कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करते। क्यों नहीं करते, इसके बारे में हम कोशिका सिद्धांत के अंतर्गत पढ़ेंगे। इस प्रकार की महत्वपूर्ण बिंदु में से भी प्रतियोगी परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप कोशिका को पढ़ने से पहले कुछ इन बिंदुओं को भी ध्यान से पढ़ें, समझें। अब इसमें सबसे पहले बात आती है कि सबसे छोटी जंतु कोशिका कौन सी है। तो यहाँ पर सबसे छोटी जंतु कोशिका पूछ रहा है, तो माइकोप्लाज्मा, जिसको पीपीएलओ भी कहते हैं, 0.1 म्यू तक उसका साइज होता है। सबसे बड़ी जंतु कोशिका की बात करें तो शुतुरमुर्ग का जो अंडा है, जिसका साइज 17 × 11 सेंटीमीटर है और भार 1.4 kg है, ये सबसे बड़ी जंतु कोशिका होती है। इसी प्रकार सबसे लंबी जंतु कोशिका, तो सबसे लंबी जंतु कोशिका जिराफ के न्यूरॉन होते हैं जो 2 मीटर तक होते हैं। सबसे छोटी मानव शरीर की कोशिका, तो मानव शरीर की कोशिका केवल पुरुषों में होती है और वो है शुक्राणु। शुक्राणु जो होती है मानव शरीर की सबसे छोटी सूक्ष्म कोशिका होती है। सबसे बड़ी मानव शरीर की कोशिका, तो महिला का जो अंडाणु है वो सबसे बड़ी कोशिका होती है, केवल महिलाओं में होती है। सबसे लंबी मानव शरीर की कोशिका तो पुरुष और महिला दोनों में पाई जाती है, वो है न्यूरॉन, जो 90 सेंटीमीटर या 1 मीटर तक होते हैं।
सबसे छोटी पादप कोशिका तो ग्रिड या स्टोन सेल होती है, ग्रिड या स्टोन सेल होती है, जिसे स्क्लेरिड कोशिका भी कहते हैं। ये सबसे छोटी कोशिका होती है। सबसे बड़ी पादप कोशिका, तो सबसे बड़ी पादप कोशिका जलीय शैवाल है, कोलरेपो टेक्सीफोलिया। ये जलीय शैवाल है, जल में पाया जाता है, कोलरेपो टेक्सीफोलिया शैवाल, जिसका साइज होता है 6 से 12 इंच। ये सबसे बड़ी पादप कोशिका है। सबसे लंबी पादप कोशिका तो बोहेमेरिया न्यूविया एक पादप है, उसके रेशे होते हैं वो 55 सेंटीमीटर तक लंबे होते हैं, वो सबसे लंबी पादप कोशिका है। और सबसे लंबा एक कोशिकीय पादप जिसका शरीर एक कोशिका से ही बना होता है वो एसिटाबुलेरिया है, जो 10 सेंटीमीटर तक होते हैं। यानी जिन जीवों का शरीर एक कोशिका से बना होता है उसे यूनिसेलुलर या एक कोशिकीय जंतु कहते हैं, या एक कोशिकीय प्राणी कहेंगे। और जिन जीवों का शरीर एक से ज्यादा कोशिकाओं से बना होता है उसे बहुकोशिकीय या मल्टी सेलुलर कहते हैं, मल्टी सेलुलर एनिमल कहेंगे। तो यहाँ पर हम ये बेसिक तथ्य पढ़ रही है। इसके बाद हम अगला बिंदु कोशिका सिद्धांत पढ़ेंगे। कोशिका सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। हर एग्जाम के अंदर कोशिका सिद्धांत का जिक्र जरूर होता है। कोशिका सिद्धांत किसने दिया? सबसे पहला क्वेश्चन तो यहीं पर उठता है कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया था। तो दो वैज्ञानिक थे जर्मनी के, एक तो था मैथियास लाइडेन और दूसरा था थियोडोर सवान। मैथियास स्लाइडन जो थे, एम.जे. स्लाइडन जो थे वो वनस्पति शास्त्री थे, बोटनिस्ट थे। और टी.एस. सवान जो थे वो जर्मन के थे और प्राणी शास्त्री थे। 1838 और 39। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से उठता है कि कब दिया, तो 1838 और 39 में दिया। एम.जे. स्लाइडन ने तो पादप कोशिका का अध्ययन किया और पादप कोशिका के ऊपर कोशिका सिद्धांत लागू किया, जबकि सवान ने पादप और जंतु, विशेषकर जंतु कोशिका पर अपना ध्यान केंद्रित किया। और बाद में देखा कि पादप और जंतु कोशिका में कुछ समानताएं हैं, कुछ विभिन्नताएं हैं, और ये दोनों कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन दोनों ने सामूहिक रूप से किया। कोशिका सिद्धांत के जनक अगर पूछे तो स्लाइडन और सवान है, जबकि आधुनिक कोशिका सिद्धांत के जनक रुडोल्फ विर्चोव हैं। तो कोशिका सिद्धांत क्या कहता है? तो कोशिका सिद्धांत कुछ बिंदुओं पर आधारित है। कोशिका सिद्धांत ये मानता है कि प्रत्येक जीव का शरीर कोशिका एवं कोशिका उत्पादों से मिलकर के बना होता है। दूसरा, प्रत्येक जीव के शरीर की संरचनात्मक, क्रियात्मक एवं वसागत इकाई जो होती है वो कोशिका होती है। संरचनात्मक इकाई इसलिए कहते हैं कि कोशिका हमारे शरीर का निर्माण करती है, इसलिए इसको स्ट्रक्चरल यूनिट कहते हैं। जबकि क्रियात्मक इकाई फंक्शनल यूनिट इसलिए कहते हैं कि शरीर में समस्त जीवन की जो क्रियाएं हैं, चाहे वो जैविक हो चाहे वो रासायनिक हो, समस्त जैव रासायनिक क्रियाएं कोशिकाओं के जीव द्रव्य में संपन्न होती है, इसलिए इसको क्रियात्मक इकाई माना गया है। और वंशागत इकाई इसलिए कहते हैं कि माता पिता से संतान में कोशिकाएं ही संचरित होती है, जिससे माता पिता के आनुवंशिक लक्षण, आनुवंशिक गुणों को संतान में भेजा जाता है, इसलिए इसे वंशागत इकाई भी कहते हैं। अगला पॉइंट आता है कि सजीवों का शरीर एक या एक से अधिक कोशिकाओं से बना होता है। कुछ जीव ऐसे होते हैं, कुछ पादप जंतु ऐसे होते हैं जिनका शरीर केवल एक कोशिका से बना होता है और जीवन पर्यंत एक कोशिकीय रहते हैं, जबकि कुछ जीवों का शरीर बहु कोशिकाओं से बना होता है। प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से ही होती है। जैसे मानव में अंडाणु और शुक्राणु के आपस में जुड़ने से एक कोशिका जाइगोट बनती है, युग्मनज बनती है, उसमें बार बार विभाजन होने से बहुकोशिकीय भ्रूण बनता है और बहुकोशिकीय भ्रूण से बहुकोशिकीय शिशु का विकास होता है। तो प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक युग्मनज कोशिका से ही प्रारंभ होती है और बाद में परिवर्तित होकर के बहु कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो यहाँ पर सजीवों का शरीर एक या एक से अधिक कोशिकाओं से बना होता है। अगर एक कोशिका से बना होता है तो एक कोशिकीय जीव, और एक से ज्यादा से बना होता है तो बहु कोशिकीय जीव कहते हैं।
कोशिका में जीव के आनुवंशिक गुण निहित होते हैं। आनुवंशिक पदार्थ डीएनए जो होता है वो कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है। तो कोशिका के अंदर आनुवंशिक गुणों का समावेश पाया जाता है, इसलिए आनुवंशिक गुणों की इकाई भी है। कोशिका में जीव के आनुवंशिक गुण होते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी जीवन के सातत्य का संचालन करते हैं। सातत्य मतलब कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ। माता पिता से संतान में जो शुक्राणु और अंडाणु मिलकर के जो जाइगोट बनाते हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी जाते रहेंगे, आगे से आगे संचरित होते रहेंगे और जीव का अस्तित्व बना रहता है। जीव का सातत्य, कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ बनी रहती है, जीवन का सातत्य बना रहता है। ये सारी बातें कोशिका सिद्धांत के अंतर्गत आती है। कोशिका सिद्धांत ने ये सारी बातें बता दी, लेकिन एक बात नहीं बता पाया जो उसकी कमी है या उस सिद्धांत की सीमा है, और वो क्या है कि नवीन कोशिका की उत्पत्ति कैसे होती है। नवीन कोशिकाएं जो होती है उसके द्वारा पुरानी कोशिकाओं के द्वारा नवीन कोशिकाएं कैसे बनती है, इन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो रुडोल्फ विर्चोव नामक जो वैज्ञानिक था उसने इस कमी को दूर किया और पुनः कोशिका सिद्धांत को पुनः प्रस्तुत किया। इसलिए रुडोल्फ विर्चोव को आधुनिक कोशिका सिद्धांत का जनक भी कहा जाता है। तो रुडोल्फ विर्चोव ने एक सिद्धांत दिया, एक थ्योरी दी जो लैटिन भाषा में दी, जिसका नाम है ओमनिस सेलुला ई सेलुला, अर्थात पूर्व में उपस्थित कोशिका के विभाजन के द्वारा ही नई कोशिका की उत्पत्ति होती है। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन 1838 और 39 में दो वैज्ञानिक स्लाइडन तथा सवान ने किया था, लेकिन उन्होंने कोशिका की उत्पत्ति के बारे में अपना कोई मत नहीं दिया। उस सिद्धांत की कमी को सुधारने के लिए 1955 में रुडोल्फ विर्चोव नामक वैज्ञानिक ने एक मत दिया जिसे लैटिन भाषा में ओमनिस सेलुला ई सेलुला कहते हैं। अर्थात इन्होंने बताया कि नवीन कोशिका की जो उत्पत्ति होती है वो पूर्व में उपस्थित कोशिका के विभाजन से होती है। तो इन्होंने इस मत को कोशिका सिद्धांत के साथ जोड़ करके पुनः कोशिका सिद्धांत को प्रस्तुत किया। इसलिए आधुनिक कोशिका सिद्धांत के जनक के रूप में रुडोल्फ विर्चोव को जाना जाता है। रुडोल्फ विर्चोव आधुनिक कोशिका सिद्धांत के जनक माने जाते हैं। कोशिका सिद्धांत के अपवाद, तो कोशिका सिद्धांत के अपवाद में जीवाणु, विषाणु, पीपीएलओ, आरबीसी, प्रियोन, वायरोइड्स, एक कोशिकीय शैवाल और प्रोटोजोन्स आते हैं। ये सभी कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करते, क्योंकि जीवाणु की बात करें तो जीवाणु का शरीर एक कोशिका से ही बना होता है और ये कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करता। विषाणु, तो विषाणु का विकास क्रम इस प्रकार का होता है कि इसमें केवल आनुवंशिक पदार्थ डीएनए या आरएनए उपस्थित होता है और इसके चारों तरफ प्रोटीन का आवरण होता है। कोशिका जैसी संरचना नहीं होती, इसका स्वतंत्र अस्तित्व भी नहीं होता, इसलिए विषाणु भी इस सिद्धांत का पालन नहीं करता। पीपीएलओ ये एक कोशिकीय कोशिका भीति रहित जीवाणु कोशिका होती है, जो सबसे छोटी कोशिका लाइक ऑर्गेनिज्म बोलते हैं इसे पीपीएलओ। आरबीसी जो हमारे रक्त में पाई जाती है, इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता। केंद्रक विहीन कोशिका होने के कारण ये कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करती। प्रियोन, इसमें केवल प्रोटीन का आवरण होता है, आनुवंशिक पदार्थ डीएनए और आरएनए नहीं होता। वायरोइड, इसके अंदर केवल आनुवंशिक पदार्थ आरएनए और डीएनए होता है, विषाणु के समान होता है लेकिन विषाणु से छोटा होता है। आरएनए या डीएनए ही पाया जाता है, इसके चारों तरफ प्रोटीन का आवरण नहीं होता। एक कोशिकीय शैवाल और प्रोटोजोन्स जैसे अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, ये भी कोशिका सिद्धांत का अनुसरण नहीं करते, उसका पालन नहीं करते। बहुकोशिकीय प्राणियों, बहुकोशिकीय पादपों पर ही कोशिका सिद्धांत लागू होता है। तो कोशिका सिद्धांत पर प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। आप साथ साथ में इस यूनिट के संक्षिप्त नोट्स बनाइए, क्योंकि कई बच्चों की डिमांड पर ये इस यूनिट को पहले प्रारंभ किया गया।
11th क्लास के बच्चे जो अभी 10th का एग्जाम दे रहे हैं, 11th क्लास में जो जीव विज्ञान विषय का चयन करेंगे उन बच्चों के लिए भी ये यूनिट लाभदायक है। नीट और ICAR जेट जिनके एग्जाम अभी जुलाई अगस्त में होने वाले हैं, उन बच्चों के लिए भी ये यूनिट लाभदायक है। तो साथ साथ में आप संक्षिप्त नोट्स बनाइए, क्योंकि हर सफलता का जो मार्ग है वो पुस्तकों से, किताबों से होकर के गुजरता है। अभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपको केवल महत्वपूर्ण बातें ही बताई जा रही है, विस्तार पूर्वक बातें ऑफलाइन क्लास में होती है। ऑनलाइन क्लास के अंदर आपको ये सभी बातें उपलब्ध करवाई जा रही है, ये सभी महत्वपूर्ण तथ्य उपलब्ध कराए जा रहे हैं। तो साथ साथ में आप संक्षिप्त नोट्स बनाइए, इसको भी आप देखते रहिए। धन्यवाद।